नमस्कार दोस्तों। गोटबाया राजपक्षे श्रीलंका से भाग कर कल गए थे मालदीव। मालदीव में उन्होंने बहुत सारे एसेट्स बना रखे, उनका अपना बंगला भी है, दूसरी चीजें भी है, लेकिन श्रीलंकन नागरिक जो वहां रहते हैं उन्होंने इसका भारी विरोध किया और इस विरोध का नतीजा ये हुआ कि मालदीव गवर्नमेंट को यह कहना पड़ा कि नहीं, आप हमारे देश से जाइए, क्योंकि हम अशांति नहीं चाहते हैं, हमारा देश शांतिपूर्ण और अच्छा देश। अंततः उस मालदीव से उन्हें फिर वापस आज भाग करके सिंगापुर पहुंचना पड़ा और वो सिंगापुर पहुंच गया और सिंगापुर जाने के लिए उन्होंने प्राइवेट जेट का इस्तेमाल किया है और श्रीलंका से उन्हें सेना के विमान से भेजा गया था। तो इन सारी चीजों में एक आई कि भारत का इसमें भूमिका है, और क्योंकि पहले तो वहां की सरकार जाने नहीं दे रही थी, वहां की सेना ने रोक लिया था, लेकिन आखिर क्या हो गया कि उसे इस तरीके से कर लिया गया। बहरहाल जो भी साजिश है, भारत इससे इनकार करता है, लेकिन एक चीजें, कुछ समानताएं हैं, कुछ चीजें जो गोटबाया राजपक्षे या राजपक्षे परिवार की सरकार है, उस सरकार से एक चीज जानना पड़ेगा। इस सरकार ने जो जो कदम उठाए उसने सीखा किससे? तो आज उसके गुरु जरूर नरेंद्र मोदी, क्योंकि उसने देखा कि किस तरीके से भारत में एकदम से भीड़ उमड़ पड़ी और भारत के 2019 के चुनाव से उसने सबक सीखा कि 2014 से जो शुरुआत की थी नरेंद्र मोदी ने हिंदुत्व की, हिंदू राष्ट्र के नाम की और उसके अलावा राष्ट्रवाद की, तो इसकी जो अफीम आपको पिलाई गई, धर्म की अफीम पिलाई गई, और जिस तरीके से आपके अपने वंशानुकूल, जिसको आप कहेंगे कि आपके जो पूरी जो पीढ़ी है, सारी चीजें हैं, आपके खून को लेकर के जो बताया गया कि हाँ, हिंदू का ही, जो हिंदुत्व मानता है उसी का खून अच्छा है, बाकी सबके खून खराब है, बाकी सब बड़े निम्न किस्म के लोग हैं। तो इस तरह की जो एक भावनाएं पैदा करके किस तरीके से जीता गया, यही चीज 2019 में प्रयोग किया राजपक्षे ने और वो चुनाव जीतकर सत्ता में। राजपक्षे की सरकार के दौरान हुआ जो, उसमें आप देखिए कि किस तरीके से राजपक्षे ने पूरी तरीके से उसको जो है सिंघलीवाद में झोंक दिया और किस तरीके से उन्होंने राष्ट्रवाद का वो दिखाया और सारी चीज दिखाया और कहा मैं इसी तरीके से कि मैं तो यहाँ के लिए जान दे दूंगा, मैं तो बस, मेरा क्या है, मैं तो सब कुछ देश के लिए कर रहा हूँ। और ये सारी उन्होंने कर्जे ले करके इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरी चीजें सब करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ उसके उगाही के लिए जनता पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया, तमाम तरह के टैक्स बढ़ गए और जो है ऑर्गेनिक खेती, ऑर्गेनिक का नाम हो गया और फर्टिलाइजर पे पूरी तरह प्रतिबंध लग गया और उन सब ने देश को बर्बादी में ढकेल दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि कोविड आया और कोविड के बाद में वो और भी बर्बादी में चला गया। नतीजा ये हुआ कि श्रीलंका लड़ने की हालत में नहीं रह गया और इतना आर्थिक रूप से कंगाल हो गया कि उसके जनता ने विद्रोह कर दिया है। अब जनता लड़ रही है देश के लिए, अपने लोगों के लिए, कोई दल नहीं लड़ रहा है। तो कमोबेश ये सारी स्थितियां हैं। इन्हीं स्थितियों पर हम यदि बात करें तो हिंदुस्तान में क्या स्थिति है, इस पर हम बात कर लेते हैं। एक हमारे मित्र ने बड़ा अच्छा मुझे डिटेल भेजा, तो मैं उसी डिटेल पे बात करता हूं कि किस तरीके की स्थितियां हैं और उनको क्या कहा जाता है। तो ये आप देखिए, उन्होंने भेजा, मैंने 30 दिन काम किया। ये कल्पेश रावल हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और लेखक हैं। इन्होंने लिखा कि मैंने 30 दिन काम किया, तनख्वाह ली, उस पर इनकम टैक्स दिया, मोबाइल खरीदा उस पर टैक्स दिया, रिचार्ज कराया उस पर टैक्स दिया, जो डेटा लिया उस पर टैक्स दिया, बिजली ली तो उस पर टैक्स दिया, घर लिया तो उस पर टैक्स दिया, जमीन खरीदी तो उस पर टैक्स लिया, टीवी और फ्रिज आदि लिया तो उस पर टैक्स दिया, और घर का हमने यदि किराए पे उठाया तो उस पर टैक्स दिया, और यदि घर नहीं भी किराए पे उठाया तो भी हमने प्रॉपर्टी टैक्स दिया, सीवर टैक्स दिया, जल कर दिया, और बाकी बिजली, और जो हम बिजली यूज कर रहे हैं बिजली पे दे ही रहे हैं। तो इसके अलावा आप देखिए, कार ली तो उस पर टैक्स दिया, जो हमने उसका रजिस्ट्रेशन कराया उधर पे भी उस पूरे पे टैक्स गया, उसके बाद में पेट्रोल लिया तो टैक्स दिया,
सर्विस कराई तो टैक्स दिया, रोड पर चला तो टैक्स दिया, टोल पर गए तो टैक्स दिया, लाइसेंस बनवाया तो टैक्स दिया, गलती की तो हमने टैक्स दिया, कर्ज भरा, रेस्तरां में खाया तो टैक्स दिया, होटल गए तो टैक्स दिया, होटल में रुके तो टैक्स दिया, पार्किंग में गए तो टैक्स दिया, पानी लिया तो टैक्स दिया, राशन खरीदा तो टैक्स दिया, कपड़े खरीदे तो टैक्स दिया, जूते खरीदे तो टैक्स दिया, इसके अलावा किताबें ली तो टैक्स दिया, टॉयलेट गया तो टैक्स दिया, दवाई ली तो टैक्स दिया, गैस ली तो टैक्स दिया, और चाय भी पी तो भी टैक्स दिया। तो ये स्थिति है। और सैकड़ों ऐसी चीजें जहां जो भी कुछ ले, पत्नी के साथ में हमने जो है हनीमून पे गए तो टैक्स दिया, उसके बाद में बच्चा पेट में आ गया तो बच्चे के लिए जितना सारा सब सामान चीजें ली जा रही, दवाएं ली जा रही, दूसरी चीजें ली जा रही, उस पर टैक्स दिया, बच्चा पैदा हुआ तो उसका अस्पताल में सारे खर्चे पे उस पर टैक्स दिया, बच्चा पैदा होकर के उसके डायपर लिया, कोई और चीज ली, सारी चीजें तो उस पर टैक्स दिया। और इस तरह की स्थिति है कि सब पर टैक्स दिया, कहीं फीस दी, कहीं बिल दिया, कहीं ब्याज दिया, कहीं जुर्माने के नाम पर दिया, कहीं रिश्वत के नाम पर भी अब दे रहे हैं। आप रिश्वत भी बहुत बढ़ गई है, जिस तरह से जीएसटी के नाम पे जीएसटी बढ़ गई वैसे वो बढ़ गई है। और सब ड्रामे के बाद में गलती सेविंग करी तो उस पर टैक्स दिया, सारी उम्र काम करने के बाद कोई भी इसके बाद सोशल सिक्योरिटी नहीं है, कोई मेडिकल सुविधा नहीं है, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं है, सड़कें खराब हैं, स्ट्रीट लाइट खराब है, हवा पानी खराब है, पानी की जो स्थिति है वो आप देख ही रहे हैं किस तरह से प्रदूषित हो गया। दुनिया में प्रदूषित शहरों देशों में हम सबसे टॉप पे पहुंच रहे हैं, तो आप समझ लीजिए। इसके अलावा फल सब्जी जहरीले हो रहे हैं, अस्पताल महंगे हो रहे हैं, हर साल महंगाई की मार आ रही है, आकस्मिक खर्चे और आपदाएं आती हैं तो उसके बाद और लाइनें लग जाती हैं। सारा पैसा आखिर गया कहां? तो नरेंद्र मोदी से यही पूछना है कि जब इतना था और इतना फंड था तो सारा क्यों गया और कहां गया? करप्शन में गया, इलेक्शन में गया, अमीरों की सब्सिडी में गया। जैसे आपने देखा कि अडानी का 72,000 करोड़ रुपया कर्ज माफ कर दिया जाता है, सारे उनका देखेंगे तो आप करीब 9 लाख करोड़ का टोटल जो है जो एनपीए था वो माफ कर दिया गया। तो ये स्थिति, और बुक को बिल्कुल साफ कर दिया गया। और स्थिति ये है, ये स्थिति तब है जब 2014 तक बैंकें तकरीबन 35,000 करोड़ रुपए के फायदे में थी, सरकारी बैंकें। वो बैंकें आज 1.5 लाख करोड़ रुपए के नुकसान पर चल रही हैं। तो आप समझिए कि जो 35,000 करोड़ के फायदे में बैंक्स थी 2014 तक, वो जो है करीब 1.5 करोड़ के उस पे चल रही है, घाटे पे चल रही है, नुकसान पे चल रही है। तो ये स्थिति है। फिर इसके बाद माल्या जैसे लोग भाग जाते हैं पैसा लेकर के, और उन पे जुर्माना क्या लगता है मानना में 2,000 रुपए। अमीरों को फर्जी तरीके से दिवालिया घोषित करके पैसे मार जाए जाते हैं, सबके हिस्सेदारी होती है। स्विस बैंकों में लगातार धन बढ़ रहा है और भारत सरकार कोई जो आंकड़ा आया उस आंकड़े के मुताबिक डबल हो गया है। तो अब आप समझिए कि 5 साल के अंदर जो 3 साल के अंदर जो है धन डबल हो गया। तो ये स्थिति है कि डबल होता जा रहा है, मतलब काला धन बढ़ता जा रहा है। ये तो कहते थे हम आए हैं काला धन लाएंगे वापस, सबके खाते में 15-15 लाख आएगा। तो आप समझ लीजिए नेताओं के बंगले और कार बढ़ रहे हैं, एक से एक नई गाड़ियां आ रही हैं, नए बंगले आ रहे हैं और चीजें हो रही हैं। अब आप ये समझिए ये स्थिति हो गई है। यदि आपके बाल सफेद हो जाए, आप कलर कराइए तो टैक्स दीजिए, आप ब्रश कीजिए तो टैक्स दीजिए, आप जो बता ही चुका हूं टॉयलेट जाएंगे तो देना ही पड़ेगा। तो इस तरह से ये खाएंगे तो टैक्स और निकालेंगे तो टैक्स। साहब टैक्स ही टैक्स, कौन सा ऐसा टैक्स और कौन सा ऐसा व्यक्ति जो टैक्स नहीं देता है? भिखारी भी टैक्स दे रहा है, बच्चा भी टैक्स दे रहा है, जो पेट में है वो भी दे रहा है। और अब तो ये स्थिति हो गई, अभी जो जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई उसमें शमशान पर भी टैक्स लग गया कि आप मरने के बाद भी टैक्स दे के जाएंगे तब आप छूटेंगे। तो यह दशा कर दी गई है। और जब यह दशा कर दी गई हो तो निश्चित रूप से चिंता का विषय। सरकार ने जब जीएसटी लागू किया था तो कहा था दोहरे
करों से हम बचाएंगे, करों के व्यापक प्रभाव रहेगा, लेकिन आप करों से बहुत आपको कम हो जाएगा। और इसकी ये स्थिति है कि इसके बहुत सारे जो है विवरण लिए गए थे, सारी चीजें हुई थी, इनपुट हुआ था, लेकिन आज हो क्या रहा है, बिल्कुल उल्टा हो रहा है। जब रॉ मटेरियल खरीदा जाता है तब टैक्स दिया जाता है, उसके बाद में वो बन के जाता है तब टैक्स दिया जाता है, उसके बाद में आगे जाता है तब टैक्स दिया जाता है, फिर जब ग्राहक खरीदता है तब टैक्स होता है। तो इस तरह से करके, और उसका बोझ अंततः जो लोग सोचते थे कि हम पे नहीं होगा, सब पे होता है। और अभी आप देखिए ये स्थिति है, जो बच्चे हमारे राइटिंग करते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, ड्राइंग की इंक वो, तो उस पर जो अभी पहले तो उस पर 5% हुआ करता था टैक्स, उस टैक्स को जो है नरेंद्र मोदी सरकार में कितना कर दिया गया था, 12%, और अब कितना कर दिया गया है, 18%। तो साहब बच्चे अब ड्राइंग भी करेंगे, लिखना सीखेंगे, तो पढ़ो, कहते हैं ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो साहब बेटी पढ़ाओ और बच्चे पढ़ाओ, जो भी पढ़ाओ, अब आपको उस पर टैक्स इतना हैवी देना पड़ेगा। बच्चा कुछ भी पैदा करेंगे तो टैक्स की मार से आप झेलेंगे, कोई बचत नहीं है। इसके बाद में पेंसिल है, रबड़ है, शॉर्पनर है, दूसरी चीजें हैं, जो स्नूप्स हैं, फ्रैंक्स हैं, इन सब पर भी 18% टैक्स आपको देना पड़ेगा। मशीन है जो क्लीनिंग करती है, सफाई वाली मशीन है, इसके अलावा सॉर्टिंग सीड्स हैं, ग्रेन्स हैं, पल्स हैं, चक्की है, ये सारी चीजों पर भी अब टैक्स हो गया है कितना, 18%। तो आप ये समझिए कि इस पर 5% होता था, वो 18% हो गया। एलईडी बल्ब है और दूसरी चीजें, इन पे कहा जाता था कि लगाइए, बिजली बचाइए, सब कुछ करिए, महंगे खरीद रहे थे लोग, खरीदने लग गए, लेकिन उस पर भी अब 18% टैक्स हो गया है, ये जान लीजिए। और इसके बाद में जो फिनिश्ड लेदर है, दूसरी चीजें हैं, इन सब पर भी 12% टैक्स हो गया है। और प्री पैक जो चाहे लस्सी हो, दही हो, दूसरी जो बटर मिल्क हो, ये सारी चीजों, इस पर भी आपका 18% टैक्स हो गया, 5% लगता था। इसी तरीके से आप ये समझिए, सॉरी कोई टैक्स नहीं लगता था, इस पर 5% लग गया। इसके बाद में ट्रांसपोर्ट गुड्स और पैसेंजर और ये हैं जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, उनको राहत दे दी गई है। उनको साहब 18% लगता था, 5% पे ले आया गया। और रेंटिंग ट्रक जो होते हैं, जो रेंट पे आप ट्रक लेते थे और दूसरी चीजें, तो उस पर 12% था, वो 12% ही 18% था, उसको 12% कर दिया गया। इसी तरीके से ऑस्टोमी और जो है आर्थोपेडिक और अप्लायंसेस हैं, उन पे 12% था, उस पे 5% कर दिया गया। लेकिन आपके सारे खान पान पर जो जीएसटी काउंसिल है, उसने टैक्स 18% कर दिया। आपके किसी भी काम पे जो रोजमर्रा में आप यूज करते हैं, उस पर आप टैक्स देते हैं। आप महंगा तेल खरीदते हैं, लेकिन उस पर टैक्स देते हैं। तो आप समझिए कि आप कोई भी चीज करेंगे, कहीं पर लग्जीरियस टैक्स, कहीं पे उत्पाद शुल्क, कहीं दूसरे शुल्क, तो मतलब आप ये समझिए, इन सबको जोड़कर किस तरीके से आपको लूटा जा रहा है, इससे आप समझिए। तो आपके इस टैक्स के पैसे से हो क्या रहा? बड़ी अच्छी बात है, हम टैक्स दे रहे हैं, कम से कम हमें खुशी होनी चाहिए कि हम देश बनाने में सहयोग कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। लेकिन इस देश में हमारे लिए गर्व करने का विषय क्या है? सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रहे हैं मार्कंडे काटजू साहब, उन्होंने एक चीज कहा, हम क्यों गर्व करें? हम इतना हैवी टैक्स दे रहे हैं, और इसके बाद में यदि हमारी कमाई ठीक है तो हम 30%, 20% जो है वो दे रहे हैं इनकम टैक्स। और जो बड़े लोग हैं, जो हीरा खरीदते हैं, उन्हें 1.5% टैक्स देना पड़ता है। लेकिन आपको खाने की चीज खरीदनी है तो 18% टैक्स देना पड़ेगा, और कई कई आइटम्स में तो आपको 28% टैक्स देना पड़ेगा। तो ये टैक्सेस हो गए। टैक्सेस के बाद में सेस हो गए, तमाम तरह के सेस आपसे लिए जा रहे हैं। आप यदि पांव में चप्पल पहनेंगे तो आपको टैक्स देना है, कपड़े पहनेंगे तो टैक्स देना है। साहब एक समय गांधी ने यह कहा था कि हम एक धोती में रहेंगे जब तक इस देश के हर व्यक्ति के बदन पर कपड़ा ना हो जाए। तो आप समझिए उस दशा में भारत था, और उसको निकाल के इस जगह लाए कि हम आज एक से एक अच्छे कपड़े पहन रहे हैं। तो साहब उन चीजों पे भी टैक्स लगा दिया गया, हैवी टैक्स लगा दिया गया। तो इस तरह से टैक्स की मार हो रही है। जिस तरीके से
दूसरे और हैं, जब छोटी छोटी शादी होती है, दूसरी होती है, छोटा छोटा सा आदमी सोना लेता है, वो लेता है, उस पर टैक्स हो गया 18%। कहां कोई नहीं होता था। तो इन सब स्थितियों को यदि आप देखेंगे तो देश को टैक्स के बोझ के आगे आम आदमी को दाब दिया गया है। जो बहुत गरीब है उसे तो आप 5 किलो अनाज दे के रोटी खिला दे रहे हैं, जो बहुत अमीर है उसको आप टैक्स में भी छूट दे रहे हैं, और उसके साथ साथ वो जो सरकारी बैंकों से सबसे पैसा लेकर के उसे लूट कर बर्बाद कर देता है, उसको आप छूट दे रहे हैं, उसको आप सिर माथे पर बैठा रहे हैं। और जो मिडिल क्लास इनकम टैक्स भी देता है, जीएसटी भी देता है, दूसरे अदर्स टैक्सेस भी देता है, घर का भी देता है, दुकान का भी देता है, मकान का भी देता है, सारी चीजों के टैक्स देता है। हर चीज, खाने पीने, हवा लेने तक पे टैक्स है, ऑक्सीजन तक पे टैक्स हो गए। तो आप समझिए, पानी पे टैक्स, ऑक्सीजन पे टैक्स, दवाओं पे टैक्स, तो इतना हैवी टैक्स। और उसके बाद देने के बाद में क्या होता है, कल के दिन उसके साथ कुछ हो जाए तो क्या है, उसके घर को एक दिन सरकार खाना भी नहीं खिलाएगी, उसके बच्चों को फ्री में पढ़ाने की व्यवस्था भी नहीं करेगी कि उसने इतने समय तक इतना टैक्स दिया है। दूसरे देशों में भी टैक्स पड़ता है, टैक्स देना भी चाहिए, लेकिन वह टैक्स लेते हैं तो आपको ये सोशल सिक्योरिटी भी देते हैं, आपको शिक्षा का अधिकार, हिंदुस्तान में कांग्रेस सरकार ने शिक्षा का अधिकार दिया था, खाने का अधिकार दिया था, सूचना का अधिकार दिया था, सारी चीजें आपको दी। लेकिन अब क्या हो रहा है, उन्हें खत्म किया जा रहा है, तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, और इन सारे अधिकार जो दिए गए थे पिछली सरकारों में, उन अधिकारों को कैसे छीना जा रहा है, इसका एक उदाहरण देता हूं। कल संसद में, जो संसद का सचिवालय, उसने एक नोटिफिकेशन जारी किया, और इस नोटिफिकेशन में जो लोकसभा सचिवालय ने जारी किया उसमें लिखा असंसदीय शब्द 2021, इस शीर्षक से उन्होंने एक पूरी लिस्ट बनाई, और इस लिस्ट में जो नाम डाले, राजा जयचंद का नाम डाला। आप बताइए, राजा जयचंद वही हैं जो राजा थे, और ये बड़े राजा थे, ये पूरे कानकुब्ज क्षेत्र यानी कन्नौज से लेकर के, कन्नौज के राजा थे, कन्नौज से लेकर वाराणसी तक के राजा थे। उत्तर भारत का एक बहुत बड़ा भूभाग इनके अधीन था, और चूंकि मैं वहां का रहने वाला हूं, गर्व से कहते हैं, वो गहरवार वंश के राजा थे और बड़े प्रतापी राजा थे। उनका दोष जो है वो ये है कि उन्होंने, मोहम्मद गोरी ने जब आक्रमण किया तो उन्होंने पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दिया, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है कि गद्दारी की उन्होंने। तो चलो, आपको गद्दारी लगती, लेकिन सबके अपने अपने राज अलग थे, स्वयंभू उनका संप्रभु राज था, तो क्यों साथ देते, उनकी मर्जी थी। ये तो हर देश की अपनी अपनी इच्छा है कि कौन यूक्रेन का साथ दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है, कौन रशिया का साथ दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है, ये तो अधिकार है उसका। लेकिन इस आधार पर आप उन्हें क्या कहते हैं कि वो गद्दार हैं। तो साहब एक बात बताइए, जब देश की आजादी का आंदोलन लड़ा जा रहा था तो आरएसएस ने साथ नहीं दिया था, आरएसएस अंग्रेजों के साथ खड़ी हो गई थी, लेकिन जयचंद गोरी के साथ नहीं खड़े हुए थे। जयचंद अपने राज्य के हिसाब से ही थे। तो ये समझ लीजिए कि क्या जयचंद ने ये नहीं किया, लेकिन यहां आरएसएस ने तो साथ दिया था और भारत के लोगों के खिलाफ खड़ी थी, उसके नेता जो है खिलाफ खड़े थे। तो ऐसी स्थिति में क्या उन्हें कह दिया जाए कि वो गद्दार है, और उन्हें आरएसएस शब्द को संसद में क्या आप कह देंगे कि हाँ ये जो है असंवैधानिक है और असंसदीय है, तो नहीं कहेंगे। तो यही स्थिति है। अब जो लोग जुमला देते हैं तो उन्हें जुमला जी भी नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। जिन्होंने कोरोना स्प्रेड किया उन्हें कोरोना स्प्रेडर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। भ्रष्ट को भ्रष्ट नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। तो ये स्थिति है, और इस स्थिति में जब हो तो इस तरह के तमाम सारे दुर्व्यवहार शब्द आप नहीं कहेंगे, शर्म नहीं कहेंगे, विश्वासघात नहीं कहेंगे, ड्रामा नहीं कहेंगे, पाखंड नहीं कहेंगे, अक्षम नहीं कहेंगे। तो साहब जो अक्षम है उसे अक्षम ही कहेंगे, विश्वासघात करेगा विश्वासघात कहेंगे, जो ड्रामा करेगा ड्रामा कहेंगे, जो दुर्व्यवहार करेगा दुर्व्यवहार कहेंगे, जो शर्मनाक काम करेगा उसे शर्मनाक कहेंगे। तो साहब क्यों नहीं कहेंगे। और गुल खिलाए क्यों नहीं कहेंगे, पिट्ठू क्यों नहीं कहेंगे, तो यूज होते हैं। चौकड़ी क्यों नहीं कहेंगे, भाई आपकी चौकड़ी है, आप पिट्ठू बन गए हैं, आप शकुनी बन गए हैं। लॉलीपॉप नहीं कहेंगे, चांडाल नहीं कहेंगे। अब आप एक चीज समझिए कि इस तरह के शब्दों की बात कर रहे हैं
जो शब्द सामान्य भाषा में है और ये कहीं कोई गाली में नहीं आते, लेकिन इसे आप असंसदीय बता रहे हैं। सा कहने पे आपको असंसदीय बता दिया जाएगा। चोर, गोरू, चरस पीते, कोयला जो है चोर, छोकरा, चिलम लेना, बाहरी सरकार, पीटना, ढिंडोरा पीटना, नौटंकी, निकम्मा, ये सारी चीजें जो आप कहेंगे, अराजकतावादी, गिरगिट, घड़ियाली आंसू, असत्य, अहंकार, काला दिन, काला बाजारी, खरीद फरोख्त, दंगा, दलाल, दादागिरी, बेचारा, संवेदनहीन, सेक्सुअल हरासमेंट जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये असंसदीय बता दिए गए। तो अब आप एक बात बताइए, जब सब कुछ असंसदीय है तो महुआ मोइत्रा ने एक चीज कही, उन्होंने कहा अब तो बस एक है, हाइए मोदी जी, जय हो मोदी जी, जय हो मोदी जी। तो आप समझ लीजिए कि अब सिर्फ संसद में ही बोलना है, जी मोदी जी, जय मोदी जी। तो यह सरकार, इसे लोकतंत्र कहते हैं। इसीलिए मैं गोटबाया राजपक्षे की बात कर रहा था। उन्होंने यही किया था, अपनी पुलिस के जरिए, अपने सेना के जरिए सारी आवाजों को दबा दिया था, अल्पसंख्यकों को मार डाला था और हीरो बन गए। और बहुसंख्यक के हीरो बनने के बाद में उन्होंने बहुसंख्यक को भी बर्बाद कर दिया। तमाम तरह से उन्होंने भी चीजों को असंसदीय बना दिया था, मीडिया को कुछ भी दिखाने और करने से मना कर दिया था, सबको लोटने कर दिया। हालांकि फिर भी उनके मीडिया की रैंकिंग जो है हमारे यहां से ज्यादा स्वतंत्र थी। यह स्थिति, तब यह हाल। तो आप समझ सकते हैं कि आप कहां जा रहे हैं और क्या होने जा रहा है। तो इसका इंतजार कीजिए कि आपका भी बर्बादी आएगी या कुछ संभलेगा, क्योंकि सबक लेने को जब कोई न तैयार हो तो बर्बादी ही तय मानी जाएगी। इसके साथ मैं चर्चा समाप्त करता हूं, क्योंकि आप सोचिए, समझिए और जो आपको करना है कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।